हटे पुराने कपड़ों में 5 स्टार होटल पहुंचा एक बूढ़ा किसान। मैनेजर ने धक्के मार कर निकाला बाहर। फिर हुआ कुछ ऐसा कि कांप उठी सबकी रूह। दोपहर के 2 बज रहे थे। उदयपुर की चिलचिलाती धूप में द रॉयल हेरिटेज होटल अपनी शानो शौकत के साथ खड़ा था। यह शहर का सबसे महंगा और आलीशान होटल था, जहां एक रात गुजारने का किराया हजारों में नहीं बल्कि लाखों में था। चमचमाती गाड़ियां एक के बाद एक मुख्य द्वार पर रुक रही थी। सूट बूट पहने अमीर लोग, विदेशी सैलानी और बड़े बड़े व्यापारी अंदर जा रहे थे। मार्बल के फर्श, झूमरों की चमक और एयर कंडीशनर की ठंडी हवा ने अंदर का माहौल स्वर्ग जैसा बना रखा था। लेकिन इसी चमक धमक के बीच होटल के मुख्य कांच के दरवाजे पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 70 के पार रही होगी, धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े मैले थे, धोती पर जगह जगह मिट्टी लगी थी और उसका कुर्ता पसीने से भींगा हुआ था। पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पलें थी और हाथ में कपड़े की एक पुरानी सी पोटली। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में थकान, जैसे वो मीलों पैदल चलकर आया हो। होटल के रिसेप्शन पर खड़ा जनरल मैनेजर, जिसका नाम विक्रम था, अपनी टीम को डांट रहा था। विक्रम एक घमंडी और रसूखदार आदमी था। उसे लगता था कि दुनिया में इज्जत सिर्फ कपड़ों और उसके पैसों से मिलती है। जैसे ही उसकी नजर उस बूढ़े किसान पर पड़ी, उसका माथा ठनक गया। उसने अपनी नाक सिकोड़ी जैसे उसे कोई बदबू आ गई हो। विक्रम ने अपने पास खड़े सुरक्षा गार्ड को इशारे से बुलाया और कहा शब्द में कहा, अरे यह भिखारी अंदर कैसे आ गया? तुम लोग गेट पर सो रहे थे क्या? इसे अंदर के अभी बाहर निकालो। हमारे अभी मेहमानों को देखकर इसे शर्म नहीं आती? गार्ड तुरंत डंडा लेकर उस बूढ़े की तरफ लपका। बूढ़ा आदमी तब तक रिसेप्शन के पास रखे एक मखमली सोफे पर बैठ चुका था। उसे सांस चढ़ हुई थी। उसे शायद बहुत प्यास लगी थी। गार्ड ने पास जाकर जोर से कहा, ए बाबा उठ यहाँ से, यह कोई धर्मशाला नहीं है, देख नहीं रहा? यहाँ 5 स्टार होटल है, जहाँ तुम्हारे जैसे लोगों का काम नहीं है। चल बाहर निकल। बूढ़े आदमी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, गला सूख रहा है, बस एक गिलास पानी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। थोड़ी देर अस्पताल हूँ, फिर चला जाऊंगा। उसकी आवाज में एक लाचारी थी, एक दर्द था जो किसी का भी दिल पिघला सकता था। लेकिन विक्रम का दिल पत्थर का था। वह तेजी से चलकर वहां आया और चिल्लाया, पानी! तुम जैसे लोगों को अगर पानी पिलाने लगे तो यहाँ लाइन लग जाएगी। यह होटल अमीरों के लिए है, तुम्हारे जैसे फटे हाल लोगों के लिए नहीं। उठो और अभी की अभी दफा हो जाओ, वरना धक्के मार कर बाहर फेंकवा दूंगा। होटल की लॉबी में सन्नाटा छा गया। जो अमीर मेहमान वहां खड़े थे वे भी रुककर तमाशा देखने लगे। कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ रहे थे कि यह गंदा आदमी यहाँ कैसे आ गया, जबकि कुछ की आंखों में उस बूढ़े के लिए दया थी। पर मैनेजर के डर से कोई उस कुछ बोल नहीं रहा था। बूढ़े ने एक बार फिर से विक्रम की आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, साहब कपड़े मैले हैं तो क्या हुआ, इंसान तो मैं भी हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं कोई भीख मांगने नहीं आया। मुझे इस होटल के मालिक से मिलना है, उससे मेरा बहुत पुराना परिचय है। यह सुनते ही विक्रम और जोर से हंसा। उसकी हंसी में इतना अपमान था कि वहां खड़े बाकी कर्मचारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। विक्रम ने ताली बजाते हुए कहा, ओह क्या बात है, देख रहे हो सब, यह टूटी चप्पल वाला अब हमारे मालिक से मिलेगा। अरे ओ बाबा, हमारे मालिक का नाम जानते भी हो? वो इस देश के सबसे बड़े रईसों में से एक है और तुमसे मिलेंगे। अपनी शक्ल देखिए आईने में। बूढ़े ने अपनी बोतली को कसकर पकड़ा। कहा, बेटा कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। मालिक का नाम तो मुझे पता है, पर शायद तुम भूल रहे हो कि मेहमान भगवान होता है। क्या यही संस्कार है इस होटल के? विक्रम का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि यह बूढ़ा उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसने गार्ड को धक्का दिया और खुद आगे बढ़कर उस बूढ़े का हाथ पकड़कर खींचने लगा। चल बाहर, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, संस्कार की बात तुम जैसे लोग हमें सिखाओगे? तभी एक पतली सी आवाज आई, सर रुकिए। यह आवाज थी रवि की। रवि इस होटल का सबसे छोटा वेटर था। वह एक गरीब परिवार से था और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए यहाँ नौकरी करता था। रवि हाथ में पानी का एक गिलास और तस्करी लेकर दौड़ आया। उसने कांपते हाथों से विक्रम के सामने खड़े होकर कहा, सर ये बहुत बुजुर्ग है, धूप बहुत तेज है, बाहर कम से कम इन्हें पानी तो पी लेने दीजिए। हमारे धर्म में प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। विक्रम ने आप देखा न था, रवि के हाथ पर जोर से मारा। पानी का गिलास छिटक कर दूर जल गया और कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। तू मुझे सिखाएगा मेरा काम? 2 टके का वेटर होकर मैनेजर से जुबान लड़ाता है? आज तेरी नौकरी गई समझ, और इस बुढ़े के साथ तू भी बाहर निकल जा। रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस बूढ़े का हाथ नहीं छोड़ा। बूढ़े आदमी ने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रवि के सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, घबरा मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तूने मेरा ध्यान रखा, ईश्वर तेरा ध्यान रखेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गरीबी और अमीरी का फर्क इंसानियत को खत्म कर देना चाहिए? क्या उस मैनेजर ने सही किया? अगर आपको लगता है कि बुजुर्गों का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक ऐसे घमंडी लोगों के लिए तमाचा होगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। विक्रम अब पूरी तरह से आपा खो चुका था। उसने 2 और सुरक्षा गार्डों को बुला लिया। इसे उठाकर सड़क पर फेंक दो और ध्यान रहे दोबारा इस गेट के आसपास भी न दिखे। गार्ड्स ने बूढ़े को दोनों तरफ से पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई मुझे छोड़ो, मैं खुद चला जाऊंगा, हाथ मत लगाओ मुझे। लेकिन गार्ड्स उसे घसीटते हुए मुख्य द्वार की तरफ ले जाने लगे। रवि पीछे पीछे रोते हुए चल रहा था, माफी मांग रहा था। तभी होटल के बाहर एक बहुत तेज सायरन की आवाज सुनाई दी। यह किसी एम्बुलेंस या पुलिस की आवाज नहीं थी, बल्कि यह हुडर था जो वीआईपी काफिले के साथ चलता है। अचानक 5 काली लग्जरी गाड़ियां होटल के पोर्टिको में आकर रुकी। विक्रम एकदम से सतर्क हो गया। उसे याद आया कि आज होटल के असली मालिक मिस्टर राजवर्धन सिंह का बेटा यानी कंपनी का नया सीईओ अचानक इंस्पेक्शन के लिए आने वाला था। विक्रम ने तुरंत अपनी टाई ठीक की, कोट झाड़ा और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपका ली। उसने गार्ड्स को इशारा किया कि उस बूढ़े को जल्दी से किसी कोने में छुपा दे या पीछे के रास्ते से बाहर फेंक दे। गार्ड्स उस बूढ़े को एक बड़े खंबे के पीछे धकेल
ही रहे थे कि बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोला, उसमें से एक नौजवान सूट बूट में काला चश्मा लगाए बाहर निकले। ये आदित्य वर्धन था, होटल चैन का नया सीईओ। उसके साथ 4 बॉडीगार्ड्स और 2 सेक्रेटरी थे। विक्रम दौड़कर आगे आया और झुककर सलाम किया। स्वागत है सर। सर, हमें आपके आने की खबर तो थी, लेकिन आप इतनी जल्दी आ जाएंगे पता नहीं था। सब कुछ एकदम तैयार है सर। लेकिन आदित्य की नजर विक्रम पर नहीं थी। उसने काला चश्मा उतारा और उसकी निगाहें लॉबी में इधर उधर को ढूंढने लगी। अचानक उसकी नजर उस खंबे के पीछे पड़ी जहां 2 गार्ड से बूढ़े आदमी को जबरदस्ती दबाए खड़े थे और पास में रवि रो रहा था। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह विक्रम की बातों को अनसुना करके तेजी से उस तरफ भागा। विक्रम घबरा गया। सर सर, उधर मत जाइए, वो बस एक पागल भिखारी घुस आया था। मैं उसे अभी पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। माफी चाहता हूँ सर, उसने माहौल खराब कर दिया। आदित्य ने पलटकर विक्रम को इतनी जोर से घूरा कि विक्रम के हलक से आवाज ही नहीं निकली। आदित्य दौड़कर उस बूढ़े के पास पहुंचा, उसको धक्का देकर दूर किया। अगले ही पल पूरे होटल में जो नजारा देखा, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। करोड़ों के मालिक वो नया सीईओ आदित्य उस मैंने कुछ ऐसे कपड़े को पहने बूढ़े आदमी के चरणों में गिर पड़ा। उसने उस बूढ़े के गंदे और धूल भरे पैरों को अपने हाथों उसे छूकर माथे से लगाया। आदित्य की आवाज भर हुई, पिताजी आप यहाँ इस हालत में, और ये लोग आपके साथ क्या कर रहे थे? होटल में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने भिखारी और पागल कहा, जिसे उसने धक्के मरवाए, वो कोई और नहीं बल्कि इस पूरे होटल साम्राज्य के संस्थापक श्री राजवर्धन सिंह थे। राजवर्धन जी, यानी वो बूढ़ा किसान धीरे से हंसे। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और गले लगाया। फिर उन्होंने अपनी पोटली से एक पुरानी सी ढेरी निकाली और बोले, बेटा आदित्य, मैंने तुम्हें कंपनी सौंप दी, एसी कमरों में बिठा दिया, लेकिन मुझे लगा कि एक बार देखूं तो सही में कि मेरे होटल में इंसान बसते हैं या सिर्फ मशीनें। मैं देखना चाहता था कि जिस नींव पर मैंने यह इमारत खड़ी की, अतिथि देवो भव, वो जिंदा है या मर गई। और आज मुझे जवाब मिल गया। राजवर्धन जी ने अपनी पोटली को झाड़ा और विक्रम की तरफ मुड़े। विक्रम अब तक पसीने से नहा चुका था। वह दौड़कर राजवर्धन जी के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पहचान नहीं पाया, मुझे लगा कोई कोई भारी आदमी है। मेरी नौकरी मत लीजिए सरकार, मेरे 20 बच्चे हैं। विक्रम गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। ये विक्रम जो 5 मिनट पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, भींगी बिल्ली बना हुआ था। राजवर्धन जी ने पीछे हटते हुए कहा, उठो, मेरे पैर मत छुओ। इज्जत पैसों में गिरने से नहीं, दूसरों को इज्जत देने से मिलती है। तुमने मुझे नहीं पहचाना कोई बात नहीं, लेकिन तुमने एक बुजुर्ग को, एक प्यासे इंसान को नहीं पहचाना, यह गुनाह है। तुमने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं की, तुमने मेरी मेहनत, मेरे संस्कारों और इस देश की संस्कृति की बेइज्जती की है। उन्होंने वेटर रवि की तरफ देखा, जो अभी भी सहमा हुआ खड़ा था। राजवर्धन जी उसके पास गए। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। राजवर्धन जी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और सबको सुनाते हुए कहा, आज अगर इस पूरे होटल में कोई असली मैनेजर बनने के लायक है तो वो ये लड़का है। इसने मेरे कपड़े नहीं देखे, मेरी प्यास देखी, इसने मेरी गरीबी नहीं देखी, मेरी उम्र देखी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राजवर्धन जी को विक्रम को माफ कर देना चाहिए या उसे सजा मिलनी चाहिए? कहानी के सबसे अहम हिस्से पर जाने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो कमेंट में जय हिंद या माता पिता जरूर लिखें और अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। राजवर्धन जी ने आदित्य की तरफ देखा और कड़क आवाज में फैसला सुनाया, आदित्य, मुझे इस विक्रम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो मेरे मेहमानों को उनके कपड़ों से तोड़ते हैं। इसे अभी के इसी वक्त नौकरी से निकाला जाए, और हाँ, इसका नाम ब्लैक लिस्ट में डालना, ताकि इसे पता चले कि जब पेट की भूख और बेइज्जती मिलती है तो कैसा लगता है। विक्रम रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन गार्ड्स ने जो अब तक विक्रम के इशारे पर नाच रहे थे उसे पकड़कर होटल के बाहर निकाल दिया। जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। फिर राजवर्धन जी ने रवि का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, आज से तुम वेटर नहीं हो, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा हमारा ट्रस्ट उठाएगा, और जब तक तुम पढ़ लिख जाओगे तो इस होटल के बड़े पद पर बैठोगे। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें इस फ्लोर का इंचार्ज बनाता हूँ, क्योंकि जिसके पास दिल है वही दूसरों की सेवा कर सकता है। रवि की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वहां मौजूद मेहमानों ने जब तक तमाशा देख रहे थे तालियां बजाना शुरू कर दी। राजवर्धन जी ने अंत में सबसे कहा, याद रखना, यह होटल मैंने खेत जोत कर पसीना बहाकर खड़ा किया है। मैं भी एक किसान हूँ। कपड़े बदल जाने से इंसान की असलियत नहीं बदलती। अगर दोबारा किसी गरीब या लाचार के साथ यहाँ बदसलूकी हुई तो मैं इस होटल पर ताला लगा दूंगा। उस दिन के बाद से द रॉयल हेरिटेज होटल का माहौल भी बदल गया। अब वहाँ आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ साथ अगर कोई पैदल राहगीर पानी मांगने आता तो उसे वही इज्जत मिलती जो एक करोड़पति को मिलती थी। विक्रम अपनी अकड़ में की वजह से सड़क पर आ गया और रवि अपनी अच्छाई की वजह से ऊंचाइयों पर पहुंच गया। निष्कर्ष दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की भी हैसियत उसके कपड़ों या जेब पे रखे पैसों से नहीं आंकनी चाहिए। असली अमीरी दिल में होती है, बैंक बैलेंस में नहीं। घमंड एक दिन चकनाचूर हो जाता है, लेकिन विनम्रता और संस्कार हमेशा जीतते हैं। समय कब किसका बदल जाए कोई नहीं जानता। वो बूढ़ा आदमी जिसे हम धक्के मारते हैं कल हमारा भाग्य विधाता भी हो सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो अपने परिवार और परिवार के दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी के अंदर का घमंड टूट जाए और किसी गरीब की इज्जत मिल जाए। जाने से पहले स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन दबाना ना बोले। हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।